हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष रंजन कुमार हुआ। मैं आपको 5वें सेमेस्टर का जो पेपर है पावर इंजीनियरिंग उसको आपको पढ़ाऊँगा। पावर इंजीनियरिंग में मेनली आपको जो पढ़ना है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही मेन पार्ट्स पढ़ना है। इसमें आपका पहला जो पेपर का पहला जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन को पहले पढ़ने से पहले हम लोग ये जानें कि व्हाट इज़ अ पावर साइकिल। पावर साइकिल एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर साइकिल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर साइकिल आर साइकिल्स। पावर साइकिल एक साइकिल है विच कन्वर्ट, जो बदलता है, कन्वर्ट करता है सम हीट इनपुट इनटू मैकेनिकल वर्क आउटपुट। जो क्या करता है, जो हम हीट इनपुट देते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर उसको मैकेनिकल वर्क आउटपुट में वो बदल देता है, उस चीज़ को हम लोग पावर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस चीज़ को पहले समझने के लिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट इनपुट क्या होता है। तो आप लोग जब आप पढ़ रहे होंगे 4th सेमेस्टर में तो आपको पता होगा कि वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस थिंग्स। यहाँ पर जिसका हम बात करेंगे वो ये है बालक सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम। ये हो गया आपका बाउंड्री और ये आपका हो गया सराउंडिंग, ये आपका हो गया सराउंडिंग। अब हम लोग इसके बारे में जानते थे क्या कि सिस्टम जो होता है वो इस इन्वायरमेंट में या इस स्पेस में हम किसी भी चीज़ को जिसको फिक्स समझ लें दैट इज़ कॉल्ड ए सिस्टम। अब सिस्टम में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे क्या कि अगर किसी सिस्टम में हम लोग हीट देते हैं, हीट को डालते हैं तो उसके वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं, और जब हीट को उस सिस्टम से रिड्यूस करवाते हैं या निकालते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। अगर सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं तो सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसको निगेटिव मानते हैं, और सिस्टम से वर्क अगर लेते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसी सिस्टम में, जो सिस्टम में है, अगर आप इसमें हीट इनपुट देते हैं, इस सिस्टम के अंदर अगर आप हीट इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आपको कुछ मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिलता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर साइकिल। ठीक है, अब जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पिछले सेमेस्टर में, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ का स्टडी आपने किया होगा। यहाँ बालक हम लोग ना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दैट्स अ बेसिक चीज, दैट्स अ बेसिक थिंग्स। यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्टली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक पार्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने जिसका नाम था हीट इंजन। अब हीट इंजन एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपने स्टडी किया होगा तो उसके अंदर 2 लॉ पढ़ा होगा आपने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 2 लॉ को पढ़ते हैं। एक लॉ को पढ़ते हैं जिसका नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। एक लॉ का नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस दोनों लॉ में एक चीज़ तो हमको पढ़ना जो क्या है कि अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली ये चीज़ को समझना है कि अगर आप किसी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, किसी सिस्टम में अगर ये सिस्टम है, अगर आप उस सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको यहाँ से वर्क लेने के लिए एक सिंक का होना ज़रूरी है। मतलब सिंक मतलब वैसा जगह जो ये कुछ जो वर्क आउटपुट देने के बाद जो इसके अंदर का कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल सकें, दैट इज़ कॉल्ड ए सिंक। अब उस पार्ट पे जो केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट को जब पढ़ा था उसके अंदर एक लॉ पढ़ा था हमने जिसका नाम था हीट इंजन, या एक थ्योरी पढ़ा था हमने जिसका नाम था हीट इंजन। और जब क्लॉसियस स्टेटमेंट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज़ रेफ्रिजरेशन साइकिल या हीट पम्प। तो अभी इसका हम बात नहीं करेंगे, ना हीट पम्प का बात करेंगे, ना रेफ्रिजरेशन साइकिल का बात करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है हीट इंजन। अब हीट इंजन एक्चुअली क्या है, तो कहता क्या है कि हीट इंजन इज ए डिवाइस। हीट इंजन एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट्स करता है, मतलब बदलता है। क्या बदलता है भाई, तो हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल दे उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली किसी सोर्स से अगर हीट को ले रहे हैं जो कुछ टेम्परेचर पर है, मान के उसका चलते हैं कि टेम्परेचर अगर T1 है, वो सोर्स है, सोर्स कुछ हीट को दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रोवाइड करने के दरमियान में वो हीट इंजन में आ रहा है। हीट इंजन का जो मेनली पार्ट होता है जो इसके अंदर का वर्किंग हमको प्रोवाइड कराता है, जिसका नाम है बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। ठीक है, अब कहीं से हम लोग हीट को दिए,
हीट को गेन कौन किसने किया? बॉयलर ने। बॉयलर ने क्या किया? बॉयलर के अंदर वाटर रहता है, बॉयलर के अंदर वाटर को हम लोग फुलफिल करवाते हैं और उस हीट से वाटर को हम लोग स्टीम में बदलते हैं। क्या चीज़ बदलते हैं बालक? स्टीम में। अब ये स्टीम को क्या करते हैं, ये स्टीम को पाइप के द्वारा हम लोग टरबाइन में प्रोवाइड कराते हैं। टरबाइन से हमको वर्किंग मिलता है, वर्क मिलता है। टरबाइन से क्या मिलता है हमको? वर्क। अब यहाँ से जब टरबाइन से जब वो स्टीम जो है जब बाहर डिस्चार्ज कराते हैं तो वो आता है कंडेंसर में। कंडेंसर में वाटर अपने टेम्परेचर को लूज करता है और इसी पार्ट को हम लोग सिंक, जो लूज करता है इसी पार्ट को हम लोग सिंक मैंने सिंक में प्रोवाइड कराता है। और फिर सिंक से क्या करते हैं, वाटर को अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर लाके पंप के द्वारा फिर से बॉयलर के अंदर फीड करवाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। तो इस सारे चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, इस सारे चीज़ों का डिस्कशन आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हमको जो डिस्कशन करना है वो समझना है कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है, हीट इंजन क्या है। सोर्स का मतलब वो पार्ट जो जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं, इस टेम्परेचर से हीट को लेते हैं, हीट को लेकर के हीट इंजन में प्रोवाइड करते हैं। हीट इंजन एक कम्बिनेशन ऑफ बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। अब यहाँ से जब वर्किंग निकलता है, जो जिस वर्क को हम लोग जो यूजफुल वर्क लेते हैं, यूजफुल वर्क हमको प्रोवाइड कराता है और इसका जो पार्ट जो हम लोग को रिड्यूस करवाना होता है वो पार्ट सिंक में चला जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ इंजन। इसी चीज़ का थर्मल इफिशिएंसी निकालने के लिए भी हम लोग सीखे थे क्या, कि अगर थर्मल इफिशिएंसी की बात करेंगे तो थर्मल इफिशिएंसी किसी भी चीज़ का क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट, अब रह गया बात आउटपुट क्या मिला हमको, तो आउटपुट तो डब्ल्यू नेट मिला। तो आउटपुट हमको क्या मिला? डब्ल्यू नेट मिला। तो डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। अब डब्ल्यू नेट फिर से देखिए, फिर से आप इस पार्ट पे आइए, फिर से वही चीज़ जब हम लोग सिस्टम सराउंडिंग पढ़ रहे थे तब देखिए। अब ये सिस्टम था, इस सिस्टम में आपने हीट दिया Q1, इससे आपने हीट निकाल दिया Q2 और आपको मिला क्या? डब्ल्यू नेट। तो ये डब्ल्यू नेट को अगर हम लिखेंगे तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर सिस्टम में किसी चीज़ को, किसी हीट को इनपुट करेंगे तो उसका वैल्यू कौन सी होगा? पॉजिटिव होगा। जब किसी सिस्टम से हीट को निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा बालक? निगेटिव होगा। तो डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? Q1 माइनस Q2, मन इनपुट हीट माइनस आउटपुट हीट। तो हम लोग यहाँ पर, या इसको आप बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, Q एब्जॉर्ब माइनस Q रिजेक्टेड। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया जिस चीज़ को एब्जॉर्ब किया उसने, रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ को उसने बाहर निकाला। वी हैव टू से दैट अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q एब्जॉर्ब माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो ये तो सिंपल वे में आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर हीट के कंडीशन में इफिशिएंसी निकालना हो किसका? हीट इंजन का, तो फार्मूला ये बनेगा। अगर वर्क के कंडीशन में निकालना हो इफिशिएंसी, मान लिया जाए कि हमको एक हीट दिया हुआ है, दूसरा चीज़ क्या है? हीट दे दिया है और ये आपको क्या कर रहा है कि डब्ल्यू नेट दे दिया है, फिर आपको इफिशिएंसी निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि Q2 सबको मतलब नहीं है, तब उसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला को पुट कीजिए। क्योंकि डब्ल्यू नेट का फार्मूला क्या होता है बाबू? डब्ल्यू नेट बराबर हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। अगर इसके कंडीशन में, अगर टेम्परेचर कंडीशन में दिया हुआ रहे तो डायरेक्टली QR, तो QR की जगह पर कौन सा टेम्परेचर था? T2, तो T2 अपॉन T1 कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आगे जाकर आपको इस्तेमाल होगा। एक छोटा सा पार्ट था जो आगे जाकर आपको इस्तेमाल होगा। अब जब हम लोग पावर साइकिल पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे साइकिल्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे साइकिल्स में जनरली हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। जनरली जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, जो सारे टॉपिक हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उस साइकिल का नाम है, उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं बच्चा पावर साइकिल। तो यहाँ पर जो हम लोग जनरली डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहला नंबर करेंगे कार्नोट साइकिल का, दूसरा में करेंगे ऑटो साइकिल का, तीसरा में करेंगे डीजल साइकिल का, चौथा में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डुअल साइकिल का। ठीक है, अगला में जो हम लोग करेंगे जूल साइकिल बोलते हैं इसको, या इसको ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, इसी को ब्रेटन साइकिल बोल सकते हैं आप, ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, या इसी को आप कांस्टेंट प्रेशर साइकिल ही बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ये सारे चीज़ों को धीरे धीरे करके इस पूरे टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कार्नोट, ऑटो, डीजल, डुअल, जूल साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ये इसको बहुत सारा नाम है। किसी एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है कि ब्रेटन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, क्या पूछेगा? ब्रेटन साइकिल का नाम दे देगा, उसमें बोल देगा क्या इसको क्या बोलते हैं? ऑटो साइकिल बोलते हैं, डीजल साइकिल बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं, ड्यूअल साइकिल। तो ये सब बेसिक टर्म है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जूल साइकिल। अब जैसे यहाँ पर आ गया कि ऑटो साइकिल को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल ही बोलते हैं, डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल ही बोलते हैं। ठीक है, ड्यूअल साइकिल को बोलते हैं एडिशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्लस एडिशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसका जो है तरह तरह का नाम है।
तो सबसे पहला जो साइकिल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बालक, जिसका नाम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है। इसी साइकिल को रेफरेंस मान के जितना भी साइकिल आगे जाकर डेवलपमेंट किया गया है, वो इसी साइकिल को बेस में रख करके, मान करके सारे चीज़ को माना गया। अब देखिए, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तब उसके अंदर आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे। टर्म्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा, अब वो सारी चीज़ों को आप लोग रिकॉल कीजिए तो बेहतर होगा। अगर पढ़े होंगे तो रिकॉल कीजिए, नहीं तो देखा जाएगा। तो कौन कौन सा चीज़ पढ़े होंगे आप लोग? आप लोग पढ़े होंगे कांस्टेंट प्रेशर अगर हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर का, तो ये कौन सा, ये क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? तो आप पढ़ चुके हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोकोरिक बोलते हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल बोलते हैं। ठीक है। अगर पीवी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पीवी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बालक? आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। अगर पीवी पर पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस सारा प्रोसेस को आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। और एक और भी प्रोसेस था जिसका एक नाम था एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग जो पढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, जो एक नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। ये सारे चीज़ों को पढ़ना है, ये सब चीज़ों को आपको प्रीवियस ही पढ़ना है। इसी सारे चीज़ों पर बेस्ड जो अब जितना भी यहाँ पर आपको हम पावर साइकिल पढ़ाएंगे वो सारा इसी पर बेस्ड रहेगा। अब इसमें जो पहला साइकिल आपको बेसिक साइकिल जब बाबू हम पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ का नाम है कार्नोट साइकिल। उस चीज़ का नाम है क्या आपको? कार्नोट साइकिल। तो देखिए, कार्नोट साइकिल का बेसिक टर्म क्या है कि इट इज़ एन आइडियल साइकिल। ये एक आइडियल साइकिल है, ये एक आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल वो साइकिल होता है जिसको रेफरेंस तो ले सकते हैं लेकिन इस पर वर्किंग नहीं कर सकते हैं। ये रेफरेंस में रह सकता है लेकिन इस पर वर्किंग हम लोग नहीं कराएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात है तुम्हारा कि इसको आप एक्चुअल प्रैक्टिस में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये साइकिल इस्तेमाल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, इसका कारण ये है कि हीट एडिशन एंड रिजेक्शन, मतलब उसके अंदर हीट का जुड़ना और हीट का निकलना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब सवाल फिर से उठ के आ गया, एक नया चीज़ फिर से उठ के आ गया थर्मोडायनेमिक्स में। इसीलिए हम पहले ही बोले कि जिनको थर्मोडायनेमिक्स अगर बेहतर है तो वो उनके लिए ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है, और जिसको थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अपना बेसिक को सुधारिए, तब जाकर के ये पेपर आपके लिए थोड़ा आसान बनेगा। अब समझ में आता है? अब देखो बाबू, एक टर्म आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। आप ये बताइए कि अगर वेरी स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हमको साइकिल को बना दें तो क्या वो वर्किंग के लिए मेरे लिए एफिशिएंट होगा? नहीं ना। इसीलिए हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये होने के कारण कार्नोट साइकिल, इस साइकिल को एक आइडियल साइकिल मानते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि समझिए क्या कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर कुछ गैसेस हैं। गैस पर ये पिस्टन रखा हुआ है, गैस पिस्टन रखा हुआ है, और यहाँ पे स्टॉपर रखा हुआ है। ठीक है, अब स्टॉपर रखा हुआ है, इस गैस को हम हीट करते हैं। ऑब्वियसली होगा, जब गैस ये हीट होगा तो इसके इस जगह पर, इसके अंडर सरफेस पर ये अपना प्रेशर लगाएगा। अब जब ये प्रेशर लगाएगा तो क्या करेगा? इसको ये धक्का देगा, धक्का देने के अकॉर्डिंगली उठेगा। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर का इतना ज़्यादा वो प्रेशर हो गया कि इस पार्ट को ये ऊपर की ओर धक्का देने के लायक हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर इस प्रोसेस को फिर से यहीं पर लाने के लिए जितना इस पे है, तो एक वजन को हम लोग इसके ऊपर, जो भी वेट है, 1 kg का एक वेट डाल देते हैं। अब वेट डालने के अकॉर्डिंगली फिर क्या होता है, ये फिर से अपने उसी स्टेट में चलाता है, और गैस को रेगुलरली हम लोग गर्म करते रहते हैं। तो गैस को जब रेगुलरली हम लोग गर्म करते हैं तो फिर इसके अंदर उतना प्रेशर राइज हो जाता है कि ये दोनों वेट को उठाने के काबिल हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि इसको इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंचने के दरमियान में इसको एक सफिशिएंट टाइम चाहिए, और वो सफिशिएंट टाइम में अगर हम लोग किसी साइकिल का जनरेशन करवा देंगे तो वो हमारे लिए वर्किंग के लिए एफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए इस साइकिल को आइडियल साइकिल माना गया है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो भी ऑल प्रोसेस इन दिस साइकिल इज रिवर्सिबल। इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल? तो रिवर्सिबल का मतलब सिंपली आप ऐसे समझिए कि आपने फ्यूल का इस्तेमाल किया, अपने बाइक में अपने फ्यूल का इस्तेमाल किया, तो बर्निंग करने के बाद वो बर्नट गैस में धुआं के रूप में निकल जाएगा। तो रिवर्सिबल साइकिल को हम उस साइकिल को बोल सकते हैं जो धुआं को फिर से तेल बना दे। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो इसीलिए इस साइकिल को जनरल कंडीशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला चीज़ है द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम
दूसरा चीज़ क्या है, ऐसा कोई भी साइकिल नहीं बन सकता है या कोई भी ऐसा मशीन नहीं बन सकता है जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम 100% पहुंच जाए, लेकिन ये साइकिल मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी का बात करता है। तो भैया ये कैसे पॉसिबिलिटी है? अगर आप एफिशिएंसी मैक्सिमम 100% आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास रिजेक्शन का वैल्यू नहीं है। जब रिजेक्शन का वैल्यू है ही नहीं तो वो साइकिल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकली है, इसको आप माना जा सकता है, इसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर सकते हैं, ये रियल में लाइज नहीं करता है। अगला चीज़ क्या है कि नो अदर साइकिल विल हैव इफिशिएंसी मोर देन कार्नोट साइकिल। इस साइकिल को रेफरेंस में मान के हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई भी साइकिल नहीं है जिसका जो इफिशिएंसी जो होगा वो इस साइकिल से ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका पीवी और टीएस डायग्राम को ध्यान देके चलिए। पीवी टीएस डायग्राम प्रीवियस क्लास में भी आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर आप डायग्राम जो देख रहे हैं, एक पीवी डायग्राम बना रहे हैं, एक टीएस डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ का बना रहे हैं? कार्नोट साइकिल का। तो किसी भी डायग्राम को आप लोग को समझने के लिए आप लोग समझना है 4 प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस होगा बालक? 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस में देखिए 1 से 2, 1 से 2 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। अब 1 से 2 में क्या हो रहा है? इसी चीज़ को समझिए, यहाँ से जैसे इसी चीज़ को आप समझिए, 1 से 2 मतलब क्या हो रहा है? इसके अंदर हीट का एडिशन कर रहे हैं। कहाँ पे हीट का एडिशन कर रहे हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, T1 इक्वल टू कांस्टेंट रखते हुए हीट का एडिशन कर रहे हैं। दूसरा में क्या हो रहा है? हीट के एडिशन करने के बाद इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? अब किसी भी चीज़ में अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा, जब हीट उसके अंदर ऐड कीजिएगा तो एक्सपेंड करेगा। गैस तो ऑब्वियसली है कि एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर उसको मिलेगा, तो अब उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। फिर एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा कि अब साइकिल पढ़ रहे हैं तो आपको पहले बता चुके हैं कि आपको 2 चीज़ हमेशा सोच के चलना है कि अगर सोर्स में हीट को डाल रहे हैं तो सिंक से निकलेगा भी। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि यहाँ सिंक से क्या हो गया? आपका हीट रिजेक्शन हो गया कि यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को बोल दिए 3, 4। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो गया? कंप्रेशन। इसके बाद कुछ हो गया तुम्हारा, आपका हो गया कंप्रेशन। तो आप इस साइकिल को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 4, 1 में कंप्रेशन। अब कोई गैस कंप्रेस होगा तब उसको साइकिल को चलाने के लिए उसके अंदर हीट ऐड करेंगे। जब हीट ऐड होगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तब वो टेम्परेचर को हीट को क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करेगा। अब देखिए ये 2 प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये 2 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। अब कौन सा आइसोथर्मल? जब दूसरा साइकिल पढ़ेंगे तो सिर्फ आइसोथर्मल पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे सब रिवर्सिबल होगा आइसोथर्मल। और ये 2 प्रोसेस क्या है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो ये कौन सा है? पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक। यहाँ पर कौन सी होगा? ये पी पावर गामा। इसलिए ऐसा होगा, एडियाबेटिक इसलिए बोला जाएगा क्योंकि कार्नोट साइकिल के अंदर साइकिल का ही सारा कंडीशन लेके चलेंगे कि हीट आएगा जाएगा। इसको ना तो इन्वायरमेंट से कोई मतलब है, मतलब ना तो इन्वायरमेंट से इसको हीट लेना है और ना ही इन्वायरमेंट को हीट देना है। तो आपको ये पता है कि ना तो जो इन्वायरमेंट में हीट देगा ना इन्वायरमेंट से हीट लेगा, मतलब जो अपने आप डिपेंडेंसी पे काम करता हो जो साइकिल, वो साइकिल एडियाबेटिक साइकिल कहलाता है। तो इसीलिए इसमें 2 चीज़ होगा, 2 से 3। इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन और ये रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब इसी पार्ट को ध्यान देकर के आपको टीएस डायग्राम इसका बनाना है। तो टीएस डायग्राम में सोचिएगा। अब देखिए टीएस में हमेशा याद रखिएगा, टी जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा मतलब कि वाई एक्सिस पे होगा, और एस क्या होगा आपका? एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब 1 से 2 में क्या नजर आ रहा है आपको? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो हम बना रहे हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट 1 से 2, यहाँ देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन इंट्रोपी क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। इंट्रोपी कुछ हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ है 2 से 3। 2 से 3 में क्या हो रहा है बाबू? 2 से 3 में जो हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है। कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल मतलब क्या हो गया? ना तो उसको बाहर से हीट लेना है ना बाहर से हीट देना है। तो भैया जब बाहर से हीट लेगा ही नहीं, बाहर से हीट देगा ही नहीं, तो वो तो इंट्रोपी उसका कांस्टेंट हो जाएगा ना। लेकिन इंट्रोपी कांस्टेंट होगा लेकिन एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है? जब एक्सपेंशन में यानी कोई चीज़ बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलने में क्या होगा? उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। फिर क्या है? 3 से 4। 3 से 4 में क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। तो रिजेक्शन होने में क्या होगा? फिर रिजेक्शन होने में यहाँ देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन रिजेक्शन हो रहा है हीट का, तो इसलिए कि इंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसको रिजेक्शन वाला पार्ट बोलते हैं। 4 से 1 में क्या हो रहा है? 4 से 1 में कंप्रेशन हो रहा है। तो जब भी किसी में कंप्रेशन होगा तो बेसली होगा ना कि हीट उसके अंदर का बढ़ेगा, टेम्परेचर उसके अंदर का बढ़ेगा। तो 4 से 1 में क्या हो गया? टेम्परेचर इसका बढ़ गया। ये हो गया आपका कार्नोट साइकिल। अब नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे
तो इस कार्नोट साइकिल के इफ़िशियंसी की बात करेंगे। कार्नोट साइकिल के इफ़िशियंसी की बात करेंगे, कैसे वो काम करेगा। कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे ऑटो साइकिल का, डीजल साइकिल का, मैंने साथ मतलब क्या हो गया, सारे साइकिल्स को पढ़ेंगे। तो ये बाबू आपका बेसिक्स था। ये बेसिक्स में अभी हम लोग इतना, अगर आपको लगे कि थर्मोडायनेमिक्स को प्रॉब्लम है तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रीवियस जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, तभी आपको पूरी तरीके से पेपर क्लियरली समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या कीजिए, एक बार उसको समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पर आप कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पर से आपको मिलेगा ये, वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको बेसिक्स का एक क्लास ले लेंगे जिसमें बेसिक में आपको हम सारा चीज़ का डिस्कशन कर देंगे कि क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, आपका कौन सा ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये सारा चीज़ हम उसी के अंदर डिस्कशन कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर वाचिंग।